accounts, business studies, economics, Commerce 985। नमस्ते। पैसा, सामान, कमाई, ये शब्द हम सब रोज सुनते हैं, है ना? पर क्या हमने कभी सोचा है कि एक अर्थशास्त्री, एक इकोनॉमिस्ट इन्हें कैसे देखता है? चलिए आज इकोनॉमिक्स की इस दुनिया की कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी बातों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए, एक स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप मिलती है और किसी को जो सैलरी मिलती है, क्या ये दोनों एक ही बात है? भाई पैसा तो दोनों में मिल रहा है, पर क्या अर्थव्यवस्था की नजरों में भी इनकी वैल्यू बराबर है? इसी सवाल का जवाब हमें आज की बातचीत में आगे ले जाएगा। आज हम 4 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मिलने वाला हर पैसा कमाई क्यों नहीं होता। फिर हम एक चीज की सीक्रेट लाइफ के बारे में जानेंगे कि कैसे एक ही सामान की पहचान बदल जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि किसी चीज का फाइनल पर्पस क्या होता है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि वक्त के साथ चीजों की कीमत कम क्यों हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकम यानी आय से। देखिए, हमें लगता है कि कहीं से भी पैसा आया तो वो हमारी इनकम हो गई, पर इकोनॉमिक्स की दुनिया में इसके 2 बिल्कुल अलग-अलग पहलू हैं। पहला है फैक्टर इनकम। अब इसे आसान भाषा में कहें तो ये है मेहनत की कमाई। मतलब जब कोई अपनी नौकरी करके सैलरी लेता है या कोई दुकानदार सामान बेचकर प्रॉफिट कमाता है, तो वो देश की प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। बस उसी मेहनत के बदले जो मिलता है वही है फैक्टर इनकम। और दूसरा है ट्रांसफर इनकम। ये फैक्टर इनकम का ठीक उल्टा है। ये वो पैसा है जिसके लिए बदले में कोई गुड्स या सर्विस नहीं दी गई। ये एक वन वे पेमेंट है, जैसे किसी बड़े ने कोई गिफ्ट दे दिया या सरकार से स्कॉलरशिप मिल गई। पैसा तो आया, पर उसके बदले कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो अब हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। सैलरी ये एक कमाई है, क्योंकि ये काम के बदले मिली है, इसीलिए इसे देश की नेशनल इनकम में गिना जाता है। लेकिन स्कॉलरशिप वो सिर्फ एक प्राप्ति है, मतलब बस पैसा मिला है, उसके बदले कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसीलिए उसे नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं मानते। और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। ठीक है, तो पैसे की बात तो समझ आ गई। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हम पैसे से खरीदते हैं। क्या कभी सोचा है कि एक ही सामान की इकोनॉमिक आइडेंटिटी फिक्स नहीं होती, वो बदल सकती है, और ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सा सवाल लेते हैं। दूध। क्या दूध एक फाइनल गुड है, मतलब इस्तेमाल के लिए तैयार, या फिर ये एक इंटरमीडिएट गुड है, मतलब किसी और चीज़ को बनाने के प्रोसेस का हिस्सा? और इसका जवाब बहुत सिंपल है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि उस दूध का एंड यूज क्या है, मतलब उसका आखिर में इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा है। किसी भी चीज़ की असली पहचान खुद उसमें नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल में छिपी होती है। अब देखिए, ये कितना इंटरेस्टिंग है। जब कोई चाय वाला दूध खरीदता है, तो उसका मकसद क्या है? चाय बनाकर बेचना, राइट? मतलब वो उसे आगे प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके लिए दूध एक इंटरमीडिएट गुड हुआ, प्रोसेस का एक हिस्सा। लेकिन जब वही दूध का पैकेट कोई अपने घर में पीने के लिए खरीदता है, तो वो उसका फाइनल यूज है। बस वहीं पर वो दूध फाइनल गुड बन जाता है। तो चलिए इनकी परिभाषा को थोड़ा और साफ कर लेते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जिन्हें या तो दोबारा बेचने के लिए खरीदा गया है, या फिर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी साल किसी और चीज को बनाने में इस्तेमाल किया जाना है। और फाइनल गुड्स क्या है? वो जो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। या तो हम उन्हें डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर कोई कंपनी उन्हें इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद लेती है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए प्रोडक्शन बाउंड्री का आइडिया बहुत कमाल का है। जरा एक शर्ट की कहानी सोचिए। ये कहानी शुरू होती है कपास के खेत से। किसान कपास उगाता है, फिर वो मिल में जाकर धागा बनता है, फिर फैक्ट्री में धागे से कपड़ा। ये सारे स्टेप्स उस प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर चल रहे हैं। जब तक शर्ट बनने की प्रोसेस में है, कपास, धागा, कपड़ा, ये सब इंटरमीडिएट हैं। लेकिन जिस पल कोई कस्टमर उस शर्ट को दुकान से खरीद लेता है, बस उसी पल वो शर्ट उस प्रोडक्शन बाउंड्री को पार कर जाती है, और अब वो एक फाइनल गुड बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि ये फर्क जानना इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब एक शब्द में है: डबल काउंटिंग।
जरा सोचिए, अगर देश की इनकम गिनते वक्त हम चाय वाले के दूध की कीमत भी जोड़ लें और फिर जो चाय बनी उसकी कीमत भी जोड़ लें, तो हमने दूध को 2 बार गिन लिया है ना। इससे देश की इकोनॉमी की गलत पिक्चर सामने आएगी। इसीलिए नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही शामिल किया जाता है। ओके, तो अब हम ये तो समझ गए कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, पर क्या सारे फाइनल गुड्स एक जैसे होते हैं? नहीं। चलिए अब इनकी दुनिया के थोड़ा और अंदर चलते हैं। फाइनल गुड्स भी असल में 2 तरह के होते हैं। पहले हैं कंजम्पशन गुड्स, जिन्हें हम खरीदकर इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे ब्रेड, दूध, कपड़े। और दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स। ये वो चीज़ें हैं जो आगे और प्रोडक्शन करने में मदद करती हैं, जैसे किसी फैक्ट्री की बड़ी सी मशीन। अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक साथ समझने के लिए कार का ये एग्जाम्पल बेस्ट है। देखिए, एक ही कार है। जब एक कार डीलर उसे खरीदता है तो किस लिए? दोबारा बेचने के लिए। तो ये बन गया एक इंटरमीडिएट गुड। अब जब कोई परिवार उसे अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदता है तो ये बन जाता है फाइनल कंजम्पशन गुड। और जब कोई टैक्सी कंपनी उसी कार को खरीदती है तो वो उससे सर्विस देकर पैसे कमाएगी, तो ये एक इन्वेस्टमेंट हुआ जो प्रोडक्शन में मदद करेगा, इसलिए ये बन जाता है फाइनल कैपिटल गुड। देखिए, एक ही कार लेकिन 3 अलग अलग इकोनॉमिक पहचान। चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमने पैसे को समझा, सामान को समझा, पर एक और फैक्टर है जो सब कुछ बदल देता है, और वो है वक्त। समय के साथ चीज़ों के वैल्यू, खासकर कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनें, इनकी कीमत कम कैसे हो जाती है? सबसे पहले ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में, जब किसी इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में, मतलब उसकी संपत्ति में कोई बढ़ोतरी होती है, जैसे कोई नई मशीनरी खरीदना या फैक्ट्री बनाना, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक प्रोफेशनल कैमरा खरीदा गया जिसकी कीमत है 2 लाख रुपए। ये जो 2 लाख खर्च हुए, इसे हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन 1 साल इस्तेमाल करने के बाद अब उस कैमरे को बेचने जाएं तो उसकी कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए रह गई है। तो सवाल ये है कि बाकी के 1 लाख रुपए गए कहाँ? और इसका जवाब है डेप्रिसिएशन, जिसे हिंदी में मूल्यह्रास कहते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। समय के साथ नॉर्मल यूज से होने वाली टूट-फूट या टेक्नोलॉजी के पुरानी हो जाने की वजह से किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो गिरावट आती है, उसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये एक तरह से बिजनेस चलाने का एक एक्सपेक्टेड खर्चा माना जाता है। लेकिन डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में जमीन आसमान का फर्क है, इसे समझना जरूरी है। डेप्रिसिएशन एक धीरे धीरे होने वाला एक्सपेक्टेड लॉस है। हमें पता है कि मशीन इस्तेमाल होगी तो घिसेगी, लेकिन कैपिटल लॉस एक अचानक लगने वाला झटका है, जैसे फैक्ट्री में आग लग गई या कोई एक्सीडेंट हो गया। एक प्रोडक्शन का हिस्सा है और दूसरा प्रोडक्शन प्रोसेस पर एक अनचाहा ब्रेक है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर एक गिलास दूध जैसी साधारण सी चीज में इतनी इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी छिपी हो सकती है कि वो कब इंटरमीडिएट है और कब फाइनल, तो जरा सोचिए हमारी रोजमर्रा की इकोनॉमी में और न जाने कितने ऐसे हिस्से होंगे जिन्हें हम शायद पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं या शायद गलत तरीके से गिन रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कॉमर्स 95 को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली क्लास की वीडियो यहां देखें। Study smart. Score 95+.